हेलो, जितने भी लोग हैं बता दो, आवाज़ आ रही है? 1 मिनट। हाँ, चलिए। तो रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट करी हुई है मैंने। चलिए, तो क्लास नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। ठीक है। लास्ट क्लास के लास्ट 2 स्लाइड्स ये थे, जिसमें ये बताया गया था कि आपका जो कर्टेलमेंट है वो आपका कैंटिलीवर में कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, और सिंपली सपोर्टेड में कहाँ से आपका कर्टेलमेंट स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। और कितना कर्टेल कर सकते हैं? सिर्फ 0.5 AST। ठीक है ना। मतलब 50% से ज़्यादा हम कर्टेल नहीं कर सकते। ठीक है। इसको ज़्यादा कर्टेल नहीं कर सकते 50% से ज़्यादा AST को, टेंशन वाले रीइंफोर्समेंट को। ठीक है। और कहाँ से कर्टेल करना स्टार्ट कर सकते हैं? सपोर्ट के फेस से 0.5 L या LD। ठीक है। L क्या है? हमारा सेंटर ऑफ सपोर्ट तक का लेंथ। सेंटर ऑफ सपोर्ट से लेकर आपका एंड ऑफ स्पैन तक का लेंथ जो है वो L है। तो 0.5 L या फिर LD, इतना डिस्टेंस तो फेस और सपोर्ट से आपका होना ही चाहिए। ठीक है ना। और जो आपका कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है। अभी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्लाइड था कि सिंपली सपोर्टेड में कितना आप कर्टेल कर सकते हैं, आप कहाँ से कर्टेल कर सकते हैं। सिंपली सपोर्टेड ने बोला कि आपका फेस ऑफ सपोर्ट से 0.08 L दूर होगा रीइंफोर्समेंट। ठीक है। कितना दूर होगा? 0.08 L। इससे ज्यादा दूर नहीं होगा, इससे कम दूर होगा। ठीक है। लेस देन इक्वल टू 0.08 L डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट। ठीक है। तभी आप कर्टेलमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। कितना कर सकते हैं? 50%। नॉट ग्रेटर देन 50%। 50% से ज्यादा आप कर्टेल नहीं कर सकते। किसको? AST को। ठीक है। AST मतलब टेंशन रीइंफोर्समेंट को। टेंशन रीइंफोर्समेंट को 50% से ज्यादा कर्टेल नहीं कर सकते आप। और कहाँ से आपको कर्टेल शुरू करना है? 0.08 L से। 0.08 L फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट, सेंटर ऑफ सपोर्ट नहीं, फेस ऑफ सपोर्ट। ठीक है। फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट, इससे कम या इसके इक्वल। ठीक है। इतने डिस्टेंस पे ही आप कर्टेलमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। समझ गए। और एल क्या है? एल आपका सेंटर ऑफ सपोर्ट तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ सपोर्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आपका एल। ठीक है। चलिए, ये तो कोडिंग प्रोविजंस है, ज्यादा आपको इसमें वरी नहीं करना है। इतना डिटेलिंग आपका आखिरी ड्राइंग वगैरह में आपको ध्यान देना है। ठीक है। आखिरी जो मैम पढ़ाएंगे आपको, तो ध्यान रहना चाहिए कि आपको कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है। और कर्टेलमेंट आपको कहाँ दिखानी है डायग्राम में। ठीक है। चलिए, तो क्लास नंबर 12 स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग डिजाइन ऑफ बीम। डिजाइन ऑफ बीम में क्या क्या आएगा? डिजाइन ऑफ बीम में आपका एरिया ऑफ स्टील निकालना आएगा। ठीक है। एरिया ऑफ स्टील, फिर आपका L/D रेशियो भी चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है। सबसे पहले आपको बी और डी निकालने हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो। ठीक है। कैसे हमें एज्यूम करना है डी और बी, वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। उसके हिसाब से आपको बेंडिंग मोमेंट, जो आपका एक्सटर्नल लोड की वजह से जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो निकालना है। ठीक है। मैक्सिमम मतलब फैक्टर्ड। ठीक है। फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट निकालना है। ठीक है। फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से आपको AST निकालनी है। ठीक है। तो उसके बाद आपको कुछ चेक्स करने हैं। ठीक है। चेक्स में क्या क्या है? एक तो आपका L/D रेशियो चेक करना है आपको। ठीक है। मैंने बताया था ना, 7 होता है आपका कैंटिलीवर के लिए, 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 20 होता है सिंपली सपोर्टेड के लिए, और 26 होता है कंटिन्यूअस के लिए। ठीक है। और इसमें आपके 3 मॉडिफिकेशन होते हैं, K1, K2, K3। कैंटिलीवर के लिए ठीक है। 7, K1 किसके लिए होता है? सिंपली सपोर्टेड 10 के बाई लिए स्पैन, 20 अगर 10 कंटिन्यूअस में। मीटर से ज्यादा का स्पैन है, इफेक्टिव स्पैन। ठीक है। देखो, ये L/D रेशियो जो है, ये IS कोड ने क्लियरली डिफाइन नहीं किया है कि ये L जो है वो इफेक्टिव स्पैन है या क्लियर स्पैन है। ठीक है। तो हम अभी इफेक्टिव स्पैन लेके चल रहे हैं। ठीक है। इनकेस अगर हम आगे जाके कोई क्वेश्चन इनकाउंटर करते हैं यहाँ पे क्लियर स्पैन होगा, गिवन होगा क्वेश्चन में क्लियर स्पैन लेना है तो क्लियर स्पैन लेंगे, वरना इफेक्टिव स्पैन ही मानेंगे इसको। ठीक है। फिर K2 क्या होता था? K2 आपका एरिया ऑफ टेंशन स्टील, इसके हिसाब से होता था, है ना। किस पे डिपेंड करता था ये? परसेंटेज रिक्वायर्ड स्टील अपॉन। रीइंफोर्समेंट, है ना, और FSC पे। ठीक है ना। ठीक है। और फिर एक K3 होता था जो आपका कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट के हिसाब से होता था। ठीक है। तो ये होते थे। ठीक है। बाकी मैंने आपको ये भी बताया था, एक और चीज बताता हूँ मैं आपको। ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि आपको जो FSC की वैल्यू है, हाँ, आपकी जो FSC की वैल्यू है, हाँ, ये दिख रहा है आपको। ठीक है। FSC की वैल्यू आप
आपकी जो मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, एक तो एफ एस पे डिपेंड करता है, ठीक है, और एक डिपेंड करता है परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट में, ठीक है। ये जो आप कर्व देख रहे हो ये लीनियर नहीं है ना, इट इज नॉट लीनियर, है ना। तो हम जो इंटरपोलेशन करते थे वो कौन सा इंटरपोलेशन करते थे, लीनियर इंटरपोलेशन, ठीक है। मैंने क्या बताया था, कंसेप्चुअली लीनियर इंटरपोलेशन नहीं कर सकते हम इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी, ठीक है। पर क्या आपको इसके सिवा कोई और मेथड पता है क्या, इसके सिवा कोई और मेथड तो है नहीं, ठीक है। तो इनकेस कभी अगर आता है कि एफ एस की वैल्यू आपकी है समझ लो 212, ठीक है, और परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट की वैल्यू है समझ लो आपकी 0.8%, ठीक है। तो 0.8% कांस्टेंट हो जाएगा एफ, और 212 कहाँ पर होगा, 212 आपका 190 और 240 के बीच में कहीं होगा, ऐसा कर्व आएगा इसका, ठीक है, ऐसा कर्व आएगा। तो ये कर्व ड्रॉ करना, उसके बाद इंटरपोलेट करना कि ये के टी की वैल्यू के टू की वैल्यू क्या होगी, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली हमें यही करना चाहिए कि हमें एक और कर्व, हमें पूरा ग्राफ बनाना चाहिए, ग्राफ ग्राफ पेपर मिलना चाहिए, उसमें हम ये पूरा ग्राफ बनाए, फिर हम एफ एस सी इज इक्वल टू 212 का कर्व ड्रॉ करें, ठीक है। बट वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है वो, क्योंकि हमें इसकी इक्वेशन तो पता नहीं है क्या इक्वेशन है इसकी। तो हम इस पर लीनियर इंटरपोलेशन यूज कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के लिए हम लीनियर इंटरपोलेशन कर लेंगे, ठीक है। पर मैं फिर से बताता हूँ, लीनियर इंटरपोलेशन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, बट उस वैल्यू के बहुत आसपास की वैल्यू हमें दे देगा, ठीक है। लीनियर इंटरपोलेशन वैसे तो हम कर्व के लिए नहीं करते हैं, बट जो कि हमारे पास कोई और मेथड है नहीं, और जो मेथड है वो बहुत लंबा है, इसलिए हम क्वेश्चन में लीनियर इंटरपोलेशन करेंगे, ठीक है ना। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मैं क्वेश्चन रॉन्ग कर दूंगा आपका, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो दूसरा मेथड है वो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो लीनियर इंटरपोलेशन आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है, एफएससी की वैल्यू निकालने के लिए, एफएससी की नहीं, के टू की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एफएससी और परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट, ठीक है। चलिए, तो मैं पीपीटी वापस जाता हूँ, मैं बस एक क्लैरिफिकेशन आपको देने के लिए यहाँ पर लाया था, ठीक है। पीपीटी वापस आते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज बस प्रोसेस स्टेप देखेंगे, क्या क्या स्टेप्स है आपका डिजाइन ऑफ बीम में, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। चलिए, कितना अच्छा लग रहा है। डिजाइन प्रॉब्लम जनरली फॉर डिटरमाइनिंग डायमेंशन, ठीक है। पहले बी और डी निकालते हैं, फिर एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं, ठीक है, मैंने बताया था आपको। तो हमारे मोटिव क्या है, बी और डी निकालना है, और एरिया ऑफ स्टील भी निकालना है, ठीक है। ये ओवरऑल डेप्थ है, ठीक है। तो आप पहले फॉर्मूले से डी निकालोगे, उसके बाद डी में इफेक्टिव कवर आपको खुद एज्यूम करना है, ठीक है ना, अगर नहीं गिवन क्वेश्चन में तो उसके बाद आपको ओवरऑल डेप्थ निकालना है, ठीक है। चलिए, ठीक है। द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सेफ्टी एज अ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्रैक्चर इज दैट फैक्टर्ड मोमेंट बिकॉज ऑफ ऑल लोड शुड नॉट एक्सीड द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये तो करते ही थे हम, एनालिसिस ऑफ सिंगल बीम में भी हमने यही किया था। जो आपका लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए फैक्टर्ड मोमेंट, ठीक है। एंड द फेलियर शुड बी डक्टाइल, ठीक है। डक्टाइल तो मैंने कहा ही था आपको कि अंडर रीइंफोर्स या फिर ज्यादा से ज्यादा लिमिटिंग सेक्शन तक होना चाहिए हमारा, ठीक है, अंडर रीइंफोर्स्ड, ठीक है। ओवर रीइंफोर्स्ड बीम हमें नहीं डिजाइन करना है, ठीक है। बाय डक्टाइल इट मींस वी नीड टू मेक श्योर सेक्शन डज नॉट बिकम ओवर रीइंफोर्स्ड इफ इट्स सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, ठीक है। अगर ओवर रीइंफोर्स्ड बनाना हो रहा है तो हम उसको रीडिजाइन करते हैं एज अ डबली रीइंफोर्स्ड बीम, ठीक है। वो क्या होता है अगले यूनिट में हम समझेंगे उसको, ठीक है। चलिए, तो mu इज लेस देन इक्वल टू mu लिमिटिंग, ठीक है। टेकिंग इक्वालिटी मतलब अगर mu इज इक्वल टू mu लिमिटिंग हुआ तो क्या होगा, बैलेंस सेक्शन हो जाएगा कि नहीं, बैलेंस सेक्शन हो जाएगा कि नहीं, उसमें xu क्या होगा, xu इज इक्वल टू xu लिमिटिंग होगा, है कि नहीं, ठीक है। और xu लिमिटिंग बाई डी की हमें वैल्यूज पता ही है, 0.48 होता है किसके लिए, Fe415 के लिए, है ना, 0.53 होता है हमारा माइल स्टील के लिए, और 0.44 होता है हमारा Fe500 के लिए, ठीक है। तो xu लिमिटिंग बाई डी की जो वैल्यू है वो डालने के बाद हमारा फॉर्मूला छोटा हो जाता है कि नहीं। क्या क्या फॉर्मूला हो जाता है, एक हो जाता है आपका 0.144 एफ सी के बी डी स्क्वायर, है ना, फिर हो जाता है 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर, मैंने आपको डिराइव कराया था असाइनमेंट नंबर 3 में, ठीक है। फिर हो जाता है 0.134 एफ सी के बी डी स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है। ये किसके लिए होता है, Fe250 के लिए, ठीक है। ये लिमिटिंग मोमेंट रेजिस्टेंस का शॉर्टकट फॉर्मूला है जो हमने डिराइव किया था, क्या डाल के, एक्सू लिमिटिंग बाई डी की वैल्यू डाल के, ठीक है। Fe415, ठीक है, और Fe500, ठीक है।
इसी को आप एमयू लिमिटिंग से इक्वेट करके, इसी को आप एमयू से लिमिट करके, एमयू से इक्वेट करके, सॉरी, एमयू से इक्वेट करके डी निकालते थे, है कि नहीं? और फिर इस डी से ज्यादा डी आप प्रोवाइड करते थे, है ना, ताकि वो अंडर इन्फोर्स्ड रहे। तो वही सेम चीज यहाँ पे करनी है, ठीक है, उसी का वो डेरिवेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो बस आपको आपका रिविजन के लिए हो रहा है। 0.46, ओके ओके, मैंने गलती कर दी होगी, हाँ 0.46 होता है, बिल्कुल सही, 0.46 डी होता था, ठीक है, FE500 के लिए, ठीक है। तो 0.36 बी इंटू एफ सी के इंटू एक्स यू इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू, ठीक है, यही होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो एक्स यू के जगह आप जब एक्स यू लिमिटिंग डाल देंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपके फॉर्मूला चेंज हो जाता है ना। तो उसके हिसाब से क्या क्या फॉर्मूला आता है, 0.144 एफ सी के बी डी स्क्वायर, है ना, ऐसे फॉर्मूले आते रहते हैं आपके। तो इन्हीं को आपको इक्वेट करना है किससे, एमयू से। एमयू किसके वजह से आता है, एक्सटर्नल लोड की वजह से, ठीक है, एक्सटर्नल लोड की वजह से जो एमयू आता है उसी से आपको ये इक्वेट करना है, फिर डी निकालना है, ठीक है। इससे जो डी आता है वो क्या होता था, मिनिमम डेप्थ फॉर इट, मिनिमम, ये होता था मिनिमम डेप्थ फॉर द सेक्शन टू रिमेन बैलेंस, ठीक है। तो इससे ज्यादा ही हम डेप्थ प्रोवाइड करते थे ताकि हमारा अंडर इन्फोर्स हो जाए, ठीक है। वही सेम चीज करनी है यहाँ पे। ये फॉर्मूला तो क्लियर है सबको, ठीक है, ये फॉर्मूला तो क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर बस जो हमारा 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर होता था, उसी को इनने एक आर यू कॉन्स्टेंट में बता दिया, ठीक है, आर यू इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। उसमें क्या बता दिया कि आर यू इंटू बी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एमयू लिमिटिंग, ठीक है। तो आर यू क्या है, आर यू सिंपली वही चीज तो है जो हम डिराइव किए थे, 0.144, 0.144, फिर 0.138, ठीक है, और 0.134, ठीक है। इसी को अगर एफ सी के से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी क्वेश्चन का एफ सी के गिवन होगा उससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही आपको किसकी वैल्यू दे देगा, आर यू की वैल्यू दे देगा, किसकी वैल्यू, आर यू, ठीक है। तो आर यू और बी अगर आप एम यू के अंदर दे देंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए, तो आर यू इज इक्वल टू 0.36 एफ सी के एक्स यू मैक्स बाई डी, ठीक है, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। तो आर यू आपका डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए और टाइप ऑफ स्टील के लिए चेंज होता है, ये तो डिराइव किया था आप लोगों ने, है ना, असाइनमेंट नंबर 3 में से मैं डिराइव किया ही था, तो सबको याद है ये चीज, ये बस आपको रिवाइज करने के लिए आपको यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो 0.149 होता है, ठीक है, 0.149, ये मैंने गलती से 0.144 लिख रहा था अभी तक, 0.149 एफ सी के, 0.138 एफ सी के, 0.133 एफ सी के, ठीक है। इसी में अगर आप बी डी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, एमयू लिमिटिंग, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबको पता ही है, प्रोसीजर समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम इफेक्टिव डेप्थ जो है उसको हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। कितना एज्यूम करते हैं, L/15 टू L/20, ठीक है, इतना हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। ये सिंपली सपोर्टेड के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर कैंटिलीवर होगा तो क्या होगा, हमें पता है कि कैंटिलीवर का L/D हमें किससे छोटा रखना है, 7 से छोटा रखना है, ठीक है, पता है हमें। अगर कैंटिलीवर होगा तो D ग्रेटर देन L/7 होगा, ठीक है। तो हम L/7 की वैल्यू निकालेंगे और उससे कुछ ग्रेटर हम इफेक्टिव डेप्थ को मान लेंगे, ठीक है। एज्यूम करना होता है शुरुआत में हमें, ठीक है। अब क्यों एज्यूम करना होता है आगे जाके समझेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमें डेड लोड भी निकालना होता है, ठीक है। इसमें हम सिर्फ लाइव लोड से नहीं खेलेंगे, हम डेड लोड भी निकालेंगे, उसको भी हम एक्सटर्नल मूवमेंट में ऐड करेंगे, उसके हिसाब से इफेक्टिव डेप्थ निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें इफेक्टिव डेप्थ का एक एजम्पशन चाहिए पहले, ठीक है। L/15 टू L/20 आपको सिंपली सपोर्टेड के लिए होगा, ठीक है। अगर कैंटिलीवर हुआ तो उसमें हम D ग्रेटर देन L/7, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पता है स्पैन बाय डेप्थ रेशियो हमें 7 से छोटा रखना है, तो इसलिए हमें D को L/7 से बड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें D मान लिया, अब हमें B मानना है, तो विड्थ हम D/2 से D/3 के बीच में कोई भी एक डायमेंशन मान लेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है हम क्वेश्चन करेंगे, सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। QCOM/BTD जो भी आपका नाम है, ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। एक बार मैं प्रोसीजर समझा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए,
ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ कैसे कैसे आता है बताइए हमको, ठीक है ना। अभी मैंने बताया था कि आर यू इंटू बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू एम यू होता है ना। तो अगर हम अगर हम आर यू बी को नीचे भेज देंगे तो हमारा डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और आर यू की वैल्यू पता ही है हमें, 0.149 एफ सी के, किसके लिए, एफ ई 250 के लिए, 0.138 एफ सी के, इसके लिए एफ ई 415 के लिए, और 0.134 एफ सी के, इसके लिए एफ ई 500 के लिए, ठीक है। ये हमारी आर की वैल्यू है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, दिस डेप्थ करेस्पॉन्ड्स टू द मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सेक्शन, तो मैंने बताया था। तो देयरफॉर इट इज डिजायरेबल टू अडॉप्ट टू वैल्यू व्हिच इज ग्रेटर देन डी रिक्वायर्ड, ठीक है। डी रिक्वायर्ड ये है आपका टू इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है, डक्टाइल बिहेवियर के लिए, ठीक है। चलिए, ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम शुड बी एक्सप्रेस इन राउंडेड फिगर्स, तो क्या करेंगे हम, जैसे हमारा कोई डी की वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू में इफेक्टिव कवर ऐड करेंगे, ठीक है। इफेक्टिव कवर अगर डेसिमल्स में आया तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे, कहाँ राउंड ऑफ करेंगे, बड़े वाले वैल्यू पे, ठीक है। जैसे समझ लो आपका 490.4 mm आया है, ठीक है, तो उसको हम राउंड ऑफ कर देंगे 491 mm पे, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ गए ना, ये वाला तो समझ गए आप, ठीक है, ठीक है। क्लियर कवर प्लस ये सिरप, ये आपका सिरप का डायमीटर है और ये आपका डायमीटर ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट है, ठीक है। तो यही ये जो है यही पूरा बनाता है इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर ये होता है। तो अगर इसको इस तरफ भेज देंगे तो आपका ओवरऑल डेप्थ आ जाएगा, और अगर आपको ओवरऑल डेप्थ पता है और इफेक्टिव कवर को इस तरफ भेज देंगे तो आपका इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, determining area of steel, the dimension of the beam are fixed and the required area of steel can be calculated such that the ultimate moment of resistance is equal to the factored moment of resistance, factored moment imposed by the external load given in the question, ठीक है। आपको अभी ये देख के समझ में नहीं आ रहा होगा, ये देखिए एम यू इक्वल टू एम यू लिमिटिंग, ठीक है, जिसके हिसाब से आपका एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा, है कि नहीं। देखिए एक्स यू की जगह एक्स यू मैक्स डाला है, तो ये क्या है, ये बैलेंस डेप्थ के लिए बोल रहा है, ठीक है, बैलेंस डेप्थ के लिए। पर अगर हमें बी पता है, डी पता है, ठीक है, तो 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी। इससे हमारी ए एस टी की एक वैल्यू आएगी, ठीक है ना। उसको अगर हम एम यू लिमिटिंग में डाल देंगे तो हमारा एक्स यू के हिसाब से आ जाएगा पूरा का पूरा, बिल्कुल सही राजीव यादव, एक्स यू मैक्स मीन्स एक्स यू लिमिटिंग, ठीक है। चलिए, तो 0.85 इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स, ठीक है। ये आपका अगर बैलेंस डेप्थ होता, अगर बैलेंस सेक्शन होता है उसके हिसाब से हमें कितना ए एस टी चाहिए वो हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए, ए एस टी इज इक्वल टू एम यू अपॉन 0.87 एफ वाई इंटू डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू मैक्स, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस सेक्शन के लिए है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर हमें बैलेंस सेक्शन चाहिए तभी हम एक्स इज इक्वल टू एक्स यू मैक्स डालेंगे, ठीक है ना। और अगर बैलेंस सेक्शन ना हुआ तो अंडर इनफोर्स चाहिए तो उसका फॉर्मूला पता ही है हमें, है ना। क्या होता था, ये होता था आपका फॉर्मूला, है ना। आपके पेज नंबर 96 में आईएस कोड में गिवन भी एक ये फॉर्मूला हमने डिस्कस भी किया है जब हमने एनालिसिस ऑफ सिंगल इनफोर्स बीम पढ़ा था, है कि नहीं। ये सबको पता है नहीं वाला फॉर्मूला, किसी को डाउट तो नहीं है इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये आपका देखो ए एस टी यहाँ पर भी है, ए एस टी यहाँ पर भी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता था ए एस टी का, है ना। तो उसके बाद हमें ए एस टी का वैल्यू आता था उससे, है कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो दो टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, एक है एरिया ऑफ स्टील निकालना है, अगर बी डी और एम यू गिवन है तो ये टाइप ऑफ प्रॉब्लम कर चुके हैं हम पहले भी, है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट है जब हमें बी भी निकालना है डी भी निकालना है, एरिया ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट भी निकालना है, और शियर वगैरह के लिए चेक भी करना है, शियर के लिए, डेवलपमेंट टेंथ के लिए, सबके लिए चेक करना है, ठीक है। तो पहले की बात करते हैं, ठीक है। एक्स यू मैक्स बाई डी, हम लोगों को गिवन टाइप ऑफ स्टील के हिसाब से देखना है एक्स यू मैक्स बाई डी क्या है, ठीक है। उसके बाद डिटरमिन द लिमिटिंग मोमेंट रेजिस्टेंस, ये लिमिटिंग मोमेंट रेजिस्टेंस होता है आपका, है कि नहीं। तो ये इसी यही होता है आपका आर यू बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो
AST आपका अगर बैलेंस सेक्शन है तो XQ इक्वल टू XQ मैक्स डाल के AST आ जाएगा आपका। और अगर अंडर इनपोज है तो कैसे है वो तो पता ही है, अगर अंडर इनपोज होगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले सबको याद है ना, ये आपका बैलेंस सेक्शन के लिए और ये आपका अंडर इनपोज सेक्शन के लिए होता था, है ना। ये आपका अंडर इनपोज के लिए होता था और ये आपका बैलेंस सेक्शन के लिए होता था। ठीक है, ये भी डिस्कस किया था हमने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इफ MU is greater than MU limiting section is over reinforced and should be redesigned or design a doubly reinforced section। ठीक है, doubly reinforced क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कहाँ पे डालते हैं उसमें एक्स्ट्रा reinforcement, सब मैं बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अभी बस सिंगली reinforced पढ़ रहे हैं। डिटरमिन डायमेंशंस, डिटरमिन द डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, इफ MU इज नॉट गिवन, कैसे, अगर WU गिवन होगा WU इंटू L स्क्वायर बाई 8 सिंपली सपोर्टेड के लिए, और WU इंटू L स्क्वायर बाई 2 इसके लिए, कैंटिलीवर के लिए। ये क्या बताएगा हमारा MU। ठीक है, इसी के हिसाब से हम एरिया ऑफ स्टील, डेप्थ ऑफ बीम, ये सब निकालेंगे, है कि नहीं। चलिए, assuming a suitable value of depth and width, to start with depth can be assumed to be as L/12 to L/15। ठीक है, ये आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, मैंने L/15 से L/20 बोला है, पर आप ये फॉलो कीजिएगा। ठीक है, L/12 टू L/15 आप ये भी वैल्यू कर सकते हैं। मैंने L/15 टू L/20 इसलिए कहा था क्योंकि L/D की वैल्यू आपकी 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, बट ये और भी कंजर्वेटिव है तो ये और ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, L/12 टू L/15 आप मानिएगा डेप्थ ऑफ बीम को। ठीक है, कौन सा डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम को। ठीक है, एंड विड्थ मे बी टेकन एज 1/2 टू 1/3 ऑफ द डेप्थ। ठीक है, पिछला वाला स्लाइड जो मैंने L/15 टू L/20 कहा था इफेक्टिव डेप्थ के लिए, वो मैं एडिट कर दूंगा। ठीक है ना, आपको L/12 से L/15 ही मानना है। ठीक है ना, अब वो भी मान सकते हैं, वो भी करेक्ट है, बट ये ज्यादा सेफ है। ठीक है ना, चलिए अभी बस थ्योरी चल रही है इसलिए समझ में नहीं आएगा, जब क्वेश्चन में पहुंचेंगे ना हम लोग तो सब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट सेल्फ वेट ऑफ द बीम, डिटरमिन टोटल लोड बाय एडिंग द इम्पोज्ड लोड टू द सेल्फ वेट। ठीक है, सेल्फ वेट डेड लोड हो गया। ठीक है, चलिए ये आपको फिर फैक्टर्ड लोड निकालना है, कैसे निकालोगे आप, 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई करोगे उसके साथ। ठीक है, तो आपका फैक्टर्ड लोड आ जाएगा, समझ गए। चलिए ठीक है, WU 1.5 टेबल 18 पेज नंबर 68 आपका जो है IS कोड का, उसमें देखेंगे तो उसमें क्लियरली गिवन है कि डेड लोड और लाइव लोड, सबसे ज्यादा केस आपका इसी का आता है। ठीक है, जब डेड लोड और लाइव लोड एक साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो 1.5 का होता है। ठीक है, ये किसी को डाउट है मेरे ख्याल से, एक मिनट देखता हूँ। इम्पोज लोड मतलब लाइव लोड। ठीक है, इम्पोज लोड मतलब लाइव लोड होता है यार। ठीक है ना, लाइव लोड को इम्पोज लोड भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट फैक्टर्ड मोमेंट, कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपली सपोर्टेड के लिए WU इंटू L स्क्वायर बाई 8 और कैंटिलीवर के लिए WU L स्क्वायर बाई 2। ठीक है, पता है सबको ये। ठीक है, फिर XQ मैक्स बाई D और RU निकालोगे आप, RU के हिसाब से क्या निकालोगे, इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, ये आपका RU होता है। ठीक है, इसमें अगर XQ मैक्स बाई D की वैल्यू डाल दोगे तो RU की वैल्यू क्या क्या आती है हमें पता ही है, 0.149 FCK, 0.138 FCK और 0.134 FCK। ठीक है, उसके हिसाब से आपका डी रिक्वायर आ जाएगा, है कि नहीं। MU आपने अभी भी निकाला है, RU आपने निकाला है XQ मैक्स बाई D की वैल्यू डाल के, और B आपने कुछ ना कुछ एज्यूम किया होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका डी रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो इफेक्टिव डेप्थ कितना प्रोवाइड करेंगे, इससे ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये मिनिमम डेप्थ है ताकि वो बैलेंस रहे। ठीक है, पर हमें तो बैलेंस या फिर उससे कम चाहिए, तो हम अंडर इनपोस्ट के लिए हम डी रिक्वायर्ड से ज्यादा इफेक्टिव डेप्थ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए कंपेयर डी रिक्वायर्ड विद द एज्यूम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव डेप्थ। हमने एज्यूम की शुरुआत में ना, इफेक्टिव डेप्थ एज्यूम करी थी ना L/12 टू L/15, तो उससे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर वो वाली डेप्थ इस वाले डेप्थ से ज्यादा आई तो ठीक है ना, वैसे भी ज्यादा देना ही है हम लोग को, उससे ज्यादा ही देना है। पर अगर कम आई, इफ एज्यूम डेप्थ इज लेस देन डी रिक्वायर्ड, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें उस डेप्थ को चेंज करना पड़ेगा। समझ गया ना तुम, उस डेप्थ को चेंज करके फिर से मैं एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपने बोला है कि L/12 टू L/15 कीजिए, जितना आप डेप्थ ज्यादा मानेंगे उतना ही आपको रीडिजाइन का झमेला जो है वो नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, टू अवॉइड रीडिजाइनिंग, ठीक है, सेलेक्ट अ डेप्थ विच इज सुटेबली ग्रेटर देन डी रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर किसी को ये सब समझ में नहीं आए, अभी हम क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी ना आए तो बताना मेरे को, फिर मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए, डिटरमिन द एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ इज ग्रेटर देन द डेप्थ रिक्वायर्ड फॉर अ बैलेंस सेक्शन, सो वी आर डिजाइनिंग अ अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में एएससी कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से वो फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, ठीक है। सबको बताइए फॉर्मूला, है ना। कहाँ पर है वो मैंने वो भी लिख रखा है, पेज नंबर 96 में है, ठीक है। वो भी लिख रखा है मैंने, ठीक है। तो आपको इसके बाद एएससी निकालना है। सबसे पहले आपने क्या निकाला, इफेक्टिव डेप्थ निकाला। इफेक्टिव डेप्थ के हिसाब से आपने ओवरऑल डेप्थ आपका आया, ठीक है। उसके बाद आपको एरिया ऑफ स्टील निकालना है, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है, डी निकालो, फिर ओवरऑल डेप्थ निकालो, फिर विड्थ ऑफ सेक्शन निकालो, उसके बाद एरिया ऑफ स्टील निकालो, ठीक है। तो ये 4 से समझ लिया हमने अभी तक, ठीक है। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ स्टील का को चेक भी करना है, ये तो चेक सबको बताइए, मैंने बताया था आपको एरिया ऑफ स्टील जो मिनिमम है वो कितना होता है, 0.85 बाई एफ वाई इंटू बी डी, ठीक है। एफ वाई क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील या फिर ग्रेड ऑफ स्टील, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो जब एरिया ऑफ स्टील निकालोगे तो उसके बाद देखोगे कि जो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील जो आईएस कोड बोलता है, इससे कम तो नहीं है वो, अगर इससे कम है तो आप इसी को प्रोवाइड कर दोगे, मिनिमम स्टील को ही प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है ना। अगर समझ लो आपका एरिया ऑफ स्टील आया है, इससे समझ लीजिए एरिया ऑफ स्टील आपका आया है 1000 mm², ठीक है। और मिनिमम बताता है कि 1005 तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो आप इसको प्रोवाइड कर देंगे फिर, ठीक है, इसी को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेटेड शुड बी मोर देन दी मिनिमम वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। चलिए फिर डिटरमिन द एरिया ऑफ स्टील, उसके बाद आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्टील तो निकाल लिया आपने। उसके बाद आपको ये बताना है कि कितने नंबर्स लगाने हैं, आप कितने सारे आपको स्टील के बार्स चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो क्या करोगे उसमें आप, समझ लीजिए आपको 20 mm के बार प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। और आपका जो रीइंफोर्समेंट का एरिया ऑफ स्टील जो आपका आया है, जो प्रोवाइड करना है आपको, वो समझ लीजिए आपका है 1600 mm², ठीक है। तो हम बोलेंगे चलो हम देखते हैं 20 mm के कितने बार चाहिए हमें। तो कैसे करोगे आप, 20 mm के एक बार का एरिया कितना होगा, 5/4 इंटू 20 का स्क्वायर, है ना। वो निकालोगे आप, देखिए सही निकालिए, कैलकुलेटर लीजिए और निकालिए। ये आएगा आपका 314 mm², ठीक है। और हमें टोटल कितना चाहिए, 1600। तो नंबर ऑफ बार्स कितने हो गए, नंबर ऑफ बार्स क्या हो गया, नंबर ऑफ बार हो जाएगा 1600 अपॉन एरिया ऑफ 1 बार। एरिया ऑफ 1 बार क्या है हमारा, 314, ठीक है। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा 5.09, ठीक है। अब 5.09 बार चाहिए हमें, ठीक है। तो बताओ कितना प्रोवाइड करेंगे, 5 बार तो कर लोगे प्रोवाइड, 0.09 कैसे करोगे प्रोवाइड, नहीं कर सकते ना। तो हम क्या करेंगे इसको, इसके नेक्स्ट होल नंबर पे राउंड ऑफ कर देंगे, क्या होगा, 6 बार कर देंगे प्रोवाइड, ठीक है। कितना कर देंगे, 6 बार, ठीक है। फ्रैक्शन में तो बार प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो हम 6 बार प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इसी के वजह से आपका एएसटी रिक्वायर्ड और एएसटी प्रोवाइडेड का वैल्यू आएगा 2, और उसके हिसाब से आप मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालते थे L/D के लिए, ठीक है। समझेंगे उस बात को भी, ठीक है। आगे चलते हैं आगे अब, ठीक है। नंबर ऑफ बार निकालने का है बस ये, ठीक है। अगर आपका अगर आपको बोला है कि बैलेंस सेक्शन डिजाइन करना है, तो बैलेंस का तो पता ही है फॉर्मूला आपको, इसे बस लिख दिया है कि इफ इंस्टेड ऑफ एन अंडर इनफोर्स सेक्शन अ बैलेंस सेक्शन इज टू बी डिजाइंड, देन डी इज इक्वल टू डी रिक्वायर्ड है, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स मैक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला पता ही है, ठीक है। चलिए किसी का डाउट आया है, हाँ बिल्कुल यार राजीव, अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से देते हैं, 3 या 4 बार देने होते हैं हमें। तो जो हमारा एरिया ऑफ स्टील आता है उसके हिसाब से हम कोई भी 16 mm से शुरू करेंगे, ठीक है। अगर बहुत सारे बार्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ बार्स 8 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, तो हम डायमीटर को बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, अप टू 32 mm, ठीक है। आपका 16, 18, 20, 26, 28, 32 ऐसे बार्स की डाया होते हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करते हैं हम, ठीक है। चलिए ठीक है। अब चलिए, अब चेक फॉर डिफ्लेक्शन, ठीक है। एफएससी और पीटी परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट निकालते हैं उसके लिए, उसके हिसाब से एफएससी निकालते हैं हम, है कि नहीं। आपको पता ही है एफएससी और पीटी के हिसाब से आपका जो फिगर है उसके हिसाब से हम मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालते हैं, है कि नहीं। मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालेंगे इसके बाद, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, चेक
पहले हमने डिजाइन कर दिया स्टेप नंबर 5 तक, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील निकाल दिया, इफेक्टिव डेप्थ निकाल दिया, विड्थ भी निकाल लिया, ठीक है, वो हो गया डिजाइनिंग का काम। उसके बाद हम करेंगे चेक। चेक सबसे पहले करेंगे चेक फॉर डिफ्लेक्शन। चेक फॉर डिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या होगा हमारा, मेन क्या है, एल बाई डी रेशियो, ठीक है। एल बाई डी रेशियो में सबसे पहले आपको ये देखना है कि एल बाई डी रेशियो को पता तो है वैसे कि 7 होता है कैंटिलीवर के लिए, 20 होता है सिंपली सपोर्टेड के लिए, और 26 होता है कंटिन्यूअस के लिए, ठीक है। पर अगर उसमें मॉडिफिकेशन फैक्टर है कि नहीं वो आपको यहाँ से चेक करना है, ठीक है। अगर आपका 10 मीटर से ज्यादा का स्पैन है तो आप 10 बाई स्पैन का इफेक्टिव कवर निकालेंगे, ठीक है। सर्विस स्ट्रेस, सर्विस स्ट्रेस क्या है, सर्विस स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जो सर्विस लोड की वजह से आता है रोहित कुमार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर है किसके हिसाब से, सर्विस स्ट्रेस और परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट, ठीक है। ये सर्विस स्ट्रेस लिखा हुआ है, यार कंफ्यूज मत होइए इसमें, ठीक है। सर्विस स्ट्रेस मतलब वो स्ट्रेस जो आपका सर्विस लोड की वजह से आता है, तो उससे भी कोई टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ देखना नहीं पड़ेगा कि आप सही ले रहे हो कि नहीं। आपको सिंपली ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। एएसटी रिक्वायर्ड जो आपके फॉर्मूले के हिसाब से एएसटी आया है, ठीक है, और एएसटी प्रोवाइडेड जो आपने प्रोवाइड किया है, ठीक है। जैसे समझ लीजिए आपका 5.09 बार्स आए हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है, और आपने प्रोवाइड किए हैं 6 बार्स, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका एएसटी प्रोवाइडेड, ठीक है। और ये फॉर्मूले के हिसाब से जो आएगा वो होता है एएसटी रिक्वायर्ड, ठीक है। एएसटी रिक्वायर्ड और एएसटी प्रोवाइडेड इन दोनों का रेशियो इंटू 0.858 इंटू एफ वाई। देखिए सामने लिखा हुआ है आपके, यही है फॉर्मूला, कैसे निकाला था, यही है फॉर्मूला, ऐसे ही निकाला था, यही फॉर्मूला है। अजीब है, यही फॉर्मूला है, सामने देखिए आपके स्क्रीन में देखिए, यही फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो ये पहला मॉडिफिकेशन फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद आपका इसी मॉडिफिकेशन फैक्टर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ठीक है। और फिर आपका जो क्वेश्चन में आपका जो लेंथ है और आपने फिटनेस माना है उसको निकालेंगे आप। अगर एल बाई डी, जो ये आपका एल बाई डी यहाँ से जो आया है, अगर आपका एल बाई डी जो क्वेश्चन में है वो इससे छोटा है तो ओके, ठीक है। और अगर आपका एल बाई डी जो आपका सॉल्व करने के बाद जो एल बाई डी आया है और जो यहाँ से जो एल बाई डी है वो अगर इस वाले एल बाई डी से बड़ा हुआ, ठीक है, 20 से बड़ा हुआ या 7 से बड़ा हुआ, ठीक है, तो आपको इफेक्टिव डेथ आपका बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इफेक्टिव डेथ आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। ये चेक्स है, यार चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। मैंने बस आपको प्रोसीजर बता दिया है, ठीक है। बाकी देखते हैं उसके बाद आपको डिजाइन फॉर शेयर, बताइए आपको डिजाइन फॉर शेयर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, वी यू निकालते हैं, किससे निकालते हैं, एल क्लियर से। उसके बाद निकालते हैं हम टाउ वी, फिर टाउ वी को टाउ सी मैक्स से कंपेयर करते हैं, ठीक है। फिर हम टाउ सी निकालते हैं जो किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील पे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, और परसेंटेज टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, इन दोनों पे डिपेंड करता है ना। फिर हम वी यू एस इज इक्वल टू वी यू माइनस टाउ सी बी डी, इसके हिसाब से हम पेसिंग डिसाइड करते हैं, है कि नहीं। पेसिंग के लिए हम एरिया ऑफ शियर इन्फोर्समेंट को कुछ एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। कितना एज्यूम करते हैं सबको याद है ना, 8 mm डाया एज्यूम करते थे हम, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम स्पेसिंग ऑफ शियर इन्फोर्समेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। फिर हम एल डी डिसाइड करते हैं, एल डी, एल डी में क्या चेक है आपको सबको पता ही है, एम यू बाई वी यू प्लस एल नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल डी, आपको यही चेक करना है, ठीक है, ठीक है ना, समझ गए। तो ये आपको दो एडिशनल चेक करने हैं, चेक फॉर शेयर और चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। बता दिया था मैंने आपको, बाकी हम एक क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट सेशन में, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि शेयर क्या है, डेवलपमेंट लेंथ क्या है, एएसटी कैसे निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल सेशन, ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन आपको बहुत नॉर्मल सा है। डिटरमिन द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर सिंगली रीइंफोर्स्ड सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ साइज 300 mm, ये विड्थ हो गई हमारी, ठीक है। और ये हमारी इफेक्टिव गिवन है, ठीक है। तो जैसे फैक्टर्ड फैक्टर्ड लिखा है, ठीक है, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 220 किलो न्यूटन मीटर, तो ये हमारा एमयू गिवन है। M20 कंक्रीट है, Fe 500 स्टील है, 500, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है हमें, आर यू इंटू बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू एम यू कर देना है, उससे हमारी क्या आएगी, डी की वैल्यू आएगी, ठीक है। आर यू क्या होगा, Fe 500 के लिए आर यू क्या होता था, Fe 500 के लिए आर यू होता था हमारा 0.134 FC के, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 0.134 FC के इंटू बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू एम यू, ठीक है।
इससे आपकी एक डेप्थ आएगी डी रिक्वायर्ड, और ये क्या होती थी, मिनिमम डेप्थ फॉर द सेक्शन टू बी लिमिटिंग, तो लिमिटिंग या फिर बैलेंस, तो आप डी ग्रेटर देन डी रिक्वायर्ड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका बीम क्या होगा, अंडर रीइंफोर्स्ड होगा। तो अंडर रीइंफोर्स्ड होगा तो उसके लिए एएससी का फॉर्मूला तुमको पता ही है, एएससी का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रीइंफोर्स्ड के लिए, ठीक है। तो अगर आप डी डी इज इक्वल डी रिक्वायर्ड प्रोवाइड करेंगे तो आप एएससी लिमिटिंग निकालेंगे बैलेंस के लिए, और अगर आप डी ग्रेटर देन डी रिक्वायर्ड प्रोवाइड करेंगे तो आपका बीम हो जाएगा अंडर रीइंफोर्स्ड, और अंडर रीइंफोर्स्ड हो जाएगा तो एएससी का फॉर्मूला के लिए अलग है, ठीक है। तो अभी एक नेक्स्ट सेशन का लिंक आपको भेजता हूँ, ठीक है। तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ठीक है, जो मैंने बोला है देखिए वही अभी लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ बिल्कुल राजीव, पीटी वैसे ही निकलेगा, ठीक है। आर यू इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए, तो हम नेक्स्ट सेशन का लिंक भेजता हूँ मैं, उसमें आपको दिखा दूंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन तो मैंने वैसे बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम दो न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब अटेंड करना अभी, ठीक है। चलिए मैं अभी इस सेशन को एंड करता हूँ, नेक्स्ट सेशन का आपको लिंक भेजता हूँ अभी, ठीक है। चलिए, ठीक है। जितने भी लोग आ गए हैं, देखो इस क्वेश्चन को मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया था आपको, है कि नहीं। आर यू बी डी स्क्वायर के हिसाब से आपका डी रिक्वायर्ड आएगा। इस अगर आपका डी प्रोवाइडेड इज ग्रेटर देन डी रिक्वायर्ड तो क्या होगा, आपका अंडर इनफोर्स बीम होगा। अंडर इनफोर्स बीम का एएसटी का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। और अगर आपका डी इज इक्वल टू डी रिक्वायर्ड होगा तो क्या होगा, आपका बैलेंस सेक्शन होगा, और बैलेंस सेक्शन का एएसटी का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है अभी देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट सीन में, ठीक है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एफ ई 500 सील है हमारा, एफ ई 500 के हिसाब से एक्स क्यू मैक्स क्या है हमारा 0.46, तो 0.46 के हिसाब से आर यू की वैल्यू आती है हमारी, ठीक है 2.66, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आया तो आर यू की वैल्यू क्या होती है 0.134 इंटू एफ सी के, है कि नहीं। तो अगर एफ सी की वैल्यू डाल दोगे आप एफ ई 500 के लिए, ठीक है, तो 0.134 इंटू एफ सी का कितना है 20, आपका आ गया 2.68, 2.68 आ जाता है आपका आर यू की वैल्यू, ठीक है, ठीक है। 2.66 है, आसपास ही है, आपको ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो आपका डी आ जाएगा आपका, ठीक है, डी आ गया, therefore सेक्शन इज ओवर अंडर रीइंफोर्स्ड, ठीक है, ठीक है। इसको समझ में ना आया देख लो फिर से, ठीक है। डी हमारा क्या था 600 mm ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। और हम लोग डी रिक्वायर्ड से चेक करेंगे उसको पहले कितना रिक्वायर्ड था हमें, ठीक है। तो अगर प्रोवाइडेड 600 mm अगर ये इससे ज़्यादा हुआ तो वो क्या होता है अंडर रीइंफोर्स्ड। अंडर रीइंफोर्स्ड में एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। नहीं पता फिर से आ जाएगा फॉर्मूला आपके सामने, ठीक है, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर सेक्शन इज अंडर रीइंफोर्स्ड, अंडर रीइंफोर्स्ड हुआ तो एसी कैसे निकालेंगे आपको पता है, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं है ना इस सारे फॉर्मूले में, डाउट तो नहीं है ना। 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू, चौथा फॉर्मूला। और हमें ये पता है 0.36 बी इंटू एफ सी के कंप्रेशन रिंग इंटू एक्स यू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी, ठीक है। तो एक्स यू की वैल्यू आ जाएगी 0.87 एफ वाई, इसको नीचे भेज दो अपॉन 0.36 बी इंटू एफ सी के, ये आ जाएगी आपकी एक्स यू की वैल्यू, है कि नहीं। एक्स यू की वैल्यू आ जाएगी, अगर एक्स यू की वैल्यू ये आ गई तो इसी को आप इसी एक्स यू की वैल्यू को यहाँ डाल दोगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। किसके लिए है ये, अंडर इनफोर्स्ड के लिए। अंडर इनफोर्स्ड कब होता है, जब डी प्रोवाइडेड इज ग्रेटर देन डी रिक्वायर्ड, ठीक है। और डी रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट एम यू अपॉन आर यू इंटू डी, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, अंडर रूट एम यू अपॉन आर यू इंटू बी, ठीक है। इससे आपका डी रिक्वायर्ड आया, डी रिक्वायर्ड को हमने डी से कंपेयर किया, अगर डी ग्रेटर देन डी रिक्वायर्ड तो क्या होगा अंडर इनफोर्स। अंडर इनफोर्स के लिए एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। ये कहाँ से आया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलिए, तो ये जो छोटा सा फॉर्मूला था बस रिवाइज कराने के लिए आपको, अभी मेन फॉर्मूला आने वाला है, ठीक है। मेन फॉर्मूला नहीं, मेन क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील आ गया आपका, ठीक है। चलिए, अब ये आपका मेन क्वेश्चन है, ठीक है।
सबको ध्यान से सुनना है। 31 पार्टिसिपेंट्स है, 40 थे पिछले क्लास में, तो जो भी 9 पार्टिसिपेंट्स नहीं आ पाए हैं उनको बता दो यार, ठीक है, वरना उनको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, डाउट क्लियर नहीं होंगे उनके फिर, ठीक है। चलिए, तो रेक्टेंगुलर रीइंफोर्स कंक्रीट बीम सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड ऑन 2 मेसनरी वॉल्स ऑफ 230 mm थिक, ठीक है, 6 मीटर अपार्ट, सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका बीम है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका, एक मिनट, हाँ, इसका मतलब क्या है कि ये आपका बीम है, ठीक है, ये आपके सपोर्ट है, ये आपका सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट कितना थिक है, 230 थिक है, ठीक है, 230 ठीक है। और आपके सपोर्ट के मिड तक, एक सपोर्ट के मिड से दूसरे सपोर्ट के मिड तक का डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, ये है वो डिस्टेंस, ठीक है। कितना दे रखा है ये डिस्टेंस दे रखा है 6 मीटर, ठीक है। तो क्या इफेक्टिव स्पैन होगा, ये होगा क्या, वो तब पता लगेगा जब हमें इफेक्टिव डेप्थ पता होगा, ठीक है। एल इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता था, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल नॉट प्लस डी या एल नॉट प्लस डब्ल्यू, ठीक है, विच एवर इज मिनिमम। तो हमें पहले डी पता लगाना पड़ेगा, उसके बाद हमें पता लगेगा कि क्या एल इफेक्टिव 6 मीटर है कि नहीं है, ठीक है। द बीम इज कैरिंग एन इम्पोज लोड ऑफ 15 किलो न्यूटन, क्या ये फैक्टर्ड है, नहीं है फैक्टर्ड, तो इसको हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फैक्टर्ड के लिए, ठीक है। डिजाइन द बीम विथ ऑल नेसेसरी चेक्स, ठीक है, यूज M25 कंक्रीट Fe415 स्टील, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम क्या करेंगे, अगर हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक एज्यूम करना था, L/12 से लेकर L/15 तक, ठीक है। हमें ये एज्यूम करना होता है d की वैल्यू, ठीक है। तो आप d की वैल्यू एज्यूम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अब d की वैल्यू यहाँ पे एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो एज्यूम करेंगे तो कितना आएगा आपकी d की वैल्यू, ठीक है। आपकी L/12 करेंगे तो कितना आएगा, 6000/12, ये आ जाएगा आपका करीब 500 mm, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 500 mm, ठीक है, डी की वैल्यू, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि ये आपका ओवरऑल डेप्थ है, ठीक है, आपका मान लीजिए कि ओवरऑल डेप्थ है, आप आपके ऊपर है, आपको ये वाला इफेक्टिव डेप्थ मानना है कि ओवरऑल डेप्थ मानना है, बट मेरे को ये होल्ड जिसमें मिल गया तो ओवरऑल डेप्थ ही मान लीजिए इसको, ठीक है। वरना आपके ऊपर है, आप 500 mm को इफेक्टिव डेप्थ भी मान सकते हैं, उसमें इफेक्टिव कवर प्लस करके उसके बाद आप डी निकाल सकते हैं, ठीक है। और इफेक्टिव कवर जो ऐड करने का प्रोसेस है, इसको शॉर्टन करने के लिए मैंने सीधा इसको ओवरऑल डेप्थ ही मान लिया है, ठीक है। मान लीजिए कि 500 mm का ओवरऑल डेप्थ है, ठीक है। उसके बाद आपको इफेक्टिव डेप्थ निकालना है, इफेक्टिव डेप्थ क्या होगा आपका, ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर, ठीक है। तो इफेक्टिव कवर आप मान लीजिए 50 mm का, ठीक है, 40 to 50 mm का मान लीजिए, ठीक है, इफेक्टिव कवर आपका, ठीक है। तो मान लीजिए 50 mm का इफेक्टिव कवर है आपका, ठीक है। तो डी क्या था आपका 500, ठीक है। तो इफेक्टिव कितना आ जाएगा 500 माइनस 50, तो ये आ जाएगा आपका 450 mm के आसपास, ठीक है, ठीक है। बाकी अगर किसी को अगर इफेक्टिव इफेक्टिव डेप्थ कोई मानना है 500, तो वही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। जितना बड़ा मानोगे उतना ही आपका ज्यादा अच्छा होगा, कि आपको रीडिजाइन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको 500 mm मानना है 500 mm मानिए, 450 मानना है 450 मानिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एजम्पशन में आपको बस ये ध्यान रखना है कि L/12 से L/15 तक का वैल्यू आपको पुट करना है, ठीक है। किसके लिए, इसके लिए या फिर इसके लिए, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है, क्योंकि वो तो हमारा एजम्पशन है ना, एज्यूम तो कुछ भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो उसके बाद आपको डी आ गया, डी मान लीजिए 450 mm है, जो मैंने बोला है वो मान लीजिए 450 mm है आपका डी, ठीक है। तो आपका एल इफेक्टिव क्या आ जाएगा, एल इफेक्टिव होता था आपका एल नॉट प्लस डी, तो ठीक है, या फिर एल नॉट प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो एल नॉट प्लस डब्ल्यू तो गिवन है हमें 6 मीटर ना, तो एल नॉट क्या होगा 6 - डब्ल्यू, ठीक है। तो 6 - 0.23 कहाँ से आया बोलोगे आप, ये, ठीक है, ये डब्ल्यू है हमारा, ठीक है। तो याद आएगा 5.77 मीटर, तो इसी में अगर आप इफेक्टिव डेप्थ ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका एल नॉट प्लस डी, एल नॉट प्लस डी कितना आ जाएगा 5.77, ठीक है, प्लस
0.45 ले लीजिए या 0.5 ले लीजिए, आपके ऊपर है, ठीक है। तो आपका उसी हिसाब से आपका आ जाएगा 5.77 प्लस 0.45 आ जाएगा 6.22, ठीक है। और अगर 0.5 प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 6.27, ठीक है। तो बताइए इफेक्टिव क्या होगा आपका, इफेक्टिव स्पैन क्या होगा फिर आपका, इन दोनों का मिनिमम होता था, ठीक है। तो इफेक्टिव स्पैन कितना हो जाएगा हमारा, इफेक्टिव स्पैन हो जाएगा 6 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 6 मीटर, समझ गए इफेक्टिव स्पैन का, समझ गए कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आपको निकालना है सेल्फ वेट, ये आपका सबसे जरूरी जरूरी पॉइंट है, ठीक है। बहुत जरूरी पॉइंट है ये, आपको अब निकालना है सेल्फ वेट, ठीक है। अब देखिए जो इम्पोज लोड है वो तो गिवन ही है आपका, कितना गिवन है, 15 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। पर इम्पोज लोड तो क्या है, लाइव लोड है जो ऊपर से आ रहा है, पर जो बीम है उसके खुद का भी तो एक वेट होगा ना, तो उस वेट के हिसाब से भी बेंडिंग मोमेंट आएगी उसके ऊपर, है कि नहीं। तो उस बेंडिंग मोमेंट को निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट के लिए क्या क्या चाहिए हमें, एक तो विड्थ चाहिए बीम की, और एक ओवरऑल डेप्थ चाहिए, ओवरऑल इफेक्टिव नहीं, ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल कितना आया था हमारा, 500 mm आया था कि नहीं, है ना। आप 500 लीजिए, 550 लीजिए, आपके ऊपर है कि आप L/12 जो हमारा एज्यूम्ड वैल्यू था उसको आप क्या मानते हैं, ठीक है। छोटा डी मानते हैं या बड़ा डी मानते हैं, ठीक है। तो हम 500 mm से जाते हैं, ठीक है। तो अगर सेल्फ वेट क्या हो जाएगा, आप देखिए जो यूनिट वेट ऑफ आरसीसी होता है ना, यूनिट वेट ऑफ आरसीसी मतलब उसका 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना वेट है, ठीक है। तो वो आपका आईएस कोड के हिसाब से होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। क्यों होता है आपका आईएस कोड के हिसाब से, अगर आप पूछोगे कहाँ पर है, तो अभी हम देखते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हम आईएस कोड में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है ये, ठीक है। तो आपको वैसे ही मैम ने बताया था, ये आपको ये वाले सेक्शंस पढ़ने थे आपको, ठीक है। ठीक है, मैं अभी ढूंढता हूँ आपके सामने, ठीक है। 20, ठीक है। ये देखिए डेड लोड्स के लिए आपको यहाँ पे मेंशन्ड है, कहाँ पे 19.2 में, पेज नंबर 32 में यहाँ मेंशन्ड है कि द यूनिट वेट ऑफ आरसीसी मे बी टेकन एज 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। इतना आपको एज्यूम करना है, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। डेड लोड्स के, डेड लोड मतलब सेल्फ वेट ही होता है, ठीक है। तो सेल्फ वेट के लिए 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आपका सेल्फ वेट होता है आरसीसी का, ठीक है। चलिए हम वापस जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। मैं बस आपको दिखाया था कि 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब कहाँ से लाया मैं, ठीक है। चलिए तो आपका सेल्फ वेट क्या हो जाएगा, सेल्फ वेट हो जाएगा 25 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या क्या आएगा, एक आएगा बी, बी कितना है आपका, बी तो हमें पता नहीं है ना। तो बी के लिए आप विड्थ ऑफ बीम कैसे निकालोगे बताओ, विड्थ ऑफ बीम मैंने क्या बताया था, विड्थ ऑफ बीम आपका L/2 टू L/3 के बीच में कोई वैल्यू लेनी है आपको, ठीक है। मैंने बताया था जूम करने के लिए, तो विड्थ ऑफ बीम को L/2 सॉरी D/2 से D/3, ठीक है। तो D/2 मान लीजिए, ठीक है। तो डी हमारा क्या था, डी हमारा इफेक्टिव डेप्थ था 450, ठीक है, या 500 जो भी आपके सूटेबल लगे, ठीक है, बाई 2, उसके हिसाब से आपका आ जाएगा 225 mm, ठीक है। 225 है तो थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको, 250 मान लेते हैं, ठीक है। 250 mm मान लेते हैं, तो ये हमने मान लिया विड्थ को, ठीक है। ये कोई डेफिनेटिव फॉर्मूला नहीं है कि आपको यही लेना है, मैंडेटरी नहीं है ये, अगर आपको उससे ज्यादा भी लेना हो ले सकते हैं आप, ठीक है। तो विड्थ ऑफ बीम मान लिया हमें 250, ठीक है। तो 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आपका यूनिट वॉल्यूम का वेट है, ठीक है, इंटू बी इंटू डी, तो आपको क्या आ जाएगा, समथिंग किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये भी आपका यूडीएल के फॉर्म में आ गया सेल्फ वेट, ठीक है। और ये आपका इम्पोज लोड गिवन है, इन दोनों को ऐड करेंगे, है ना, इंटू 1.5 करेंगे, तो क्या आएगा वैल्यू हमारा डब्ल्यू यू, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 25 इंटू बी कितना माना हमने 250 mm, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25, ठीक है, इंटू ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ कितना था हमारा 500 mm, तो 500 mm को मीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा 0.5,
तो ये कितना आ जाएगा, सब लोग निकालो, 25 इंटू 0.25 इंटू 0.5, ये हो जाएगा 3.125 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब इसको और इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, W आ जाएगा हमारा 15.125 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो WU कितना आ जाएगा, WU हो जाएगा W इंटू 1.5, है कि नहीं, तो हो जाएगा 15.125 इंटू 1.5, ये आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा आपका। ठीक है, एक मिनट, कोई गलती हुई है क्या मुझसे, देखो जरा। ओके ओके, 15 + 3, हाँ ये 18 होगा ना, 15 + 3.125, 18 हो जाएगा। तो 18.125 इंटू 1.5 हो जाएगा आपका 27.18 किलो न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, WU आ गया, इसके साथ साथ सिंपली सपोर्टेड है, तो सिंपली सपोर्टेड में WU इंटू L इफेक्टिव का स्क्वायर बाई 8, ये आपका MU होता है कि नहीं। MU निकालोगे, MU की तरफ से क्या, MU के बाद क्या निकालोगे आप, D रिक्वायर्ड, है कि नहीं। MU इज इक्वल टू RU इंटू B इंटू D स्क्वायर, ये करोगे आप, उससे आपका आ जाएगा D रिक्वायर्ड, है ना। ठीक है, तो इससे देखते कितना आता है, WU इंटू L इफेक्टिव 27.2 इंटू L स्क्वायर, L इफेक्टिव स्क्वायर कितना था हमारा, ये 27.2 आया WU। ठीक है, इंटू L इफेक्टिव का स्क्वायर, L इफेक्टिव कितना आया था हमारा 6 मीटर। ठीक है, डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट है तो बता देना मेरे को। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 122.4 किलो न्यूटन मीटर, ये आपका आ गया MU। ठीक है, ठीक है, तो RU इंटू BD स्क्वायर इज इक्वल टू MU, यही करना है हमको, है ना। और RU क्या होगा हमारा, RU होगा 0.138 इंटू FC के, FE415 है ना, तो इंटू FC के कर देंगे तो कितना आएगा, 0.138 इंटू FC के क्या है यहाँ पे, FC के है 25, तो ये आ जाएगा हमारा 3.45। ठीक है, 3.45। ठीक है, तो हमारा D क्या आ जाएगा, 122.4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर, न्यूटन mm में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय B कितना था हमारा 250। ठीक है, RU कितना आया 3.45, इसका अंडर रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, डी रिक्वायर्ड क्या था हमारा, याद कीजिए, डी रिक्वायर्ड था मिनिमम डेप्थ टू मेक इट बैलेंस। ठीक है, 122.4 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय 250 डिवाइड बाय 3.45। ठीक है, अंडर रूट क्या करेंगे तो ये आपका आएगा कुछ 376। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका 376 mm। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, अगर इससे ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा सेक्शन हमारा, अंडर रीइंफोर्स। ठीक है, पर पर हमने डी तो एक प्रोवाइड कर रखा था ऑलरेडी, कितना प्रोवाइड कर रखा था, 450 mm, है ना, याद करो। L/12 से हमारा डी कितना आया था 500, उसको हमने क्या मान लिया था, ओवरऑल डेप्थ, उससे हमने इफेक्टिव कोण माइनस करके क्या निकालना, डी। तो हमारा डी प्रोवाइडेड क्या है 450 इज ग्रेटर देन डी रिक्वायर्ड, है कि नहीं, मैंने कहा था ये चेक करना है हम लोगों को। इसका मतलब क्या है, हमारा डिजाइन ठीक है, और अगर डी प्रोवाइडेड इज ग्रेटर देन डी रिक्वायर्ड, सेक्शन कैसा होता था, अंडर रीइंफोर्स्ड। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, हमें एरिया ऑफ स्टील निकालना है। एरिया ऑफ स्टील अंडर रीइंफोर्स्ड के लिए आपको पता ही है फॉर्मूला, है कि नहीं, फॉर्मूला पता है आपको, चलिए। चलिए, तो आपको डी आपका 450 है। ठीक है, आपका ASC निकालना है, और सेक्शन कैसा है, अंडर रीइंफोर्स्ड, तो कैसे निकलेगा, 0.87 FY, ठीक है, इंटू ASC इंटू डी इंटू 1 - FY इंटू AST अपॉन BD इंटू FC के, है ना, इज इक्वल टू MU। अगर आप सबको याद हो तो मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था अंडर रीइंफोर्स्ड के लिए, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या था, 0.5 FC के अपॉन FY इंटू 1 - अंडर रूट 1 - 4.6 इंटू MU अपॉन FC के इंटू BD स्क्वायर इंटू BD। ठीक है, तो इन दोनों, ये सिर्फ अंडर रीइंफोर्स्ड के लिए है। ठीक है, अंडर रीइंफोर्स्ड ओनली।
ठीक है, बैलेंस के लिए भी नहीं है ये, ओनली अंडर इनपोस्ट के लिए फॉर्मूला लगेगा। तो या तो इससे निकालिए AST या तो इससे निकालिए AST। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा। हाँ है वही चीज, 0.3 से FC के J/K है वही चीज है। ठीक है ना, बस उसको हमने RU के नाम पे एक नया वो बना दिया है। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, अब कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, इन दोनों में से कोई फॉर्मूले से आप निकाल लीजिए एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, ठीक है, तो क्या क्या हमारा अभी तक आ गया, बी आ गया, डी आ गया, एरिया ऑफ स्टील आ गया। ठीक है, और फिर एरिया ऑफ स्टील को हमें कंपेयर भी करना है मिनिमम एरिया ऑफ स्टील से। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, चलिए तो गिवन ये था हमारे पास। ठीक है, एज्यूमिंग ट्रायल टोटल डेप्थ ऑफ 500 mm। ठीक है, ये L/12 को इनने क्या मान लिया है, ओवरऑल डेप्थ ही मान लिया है सीधा। ठीक है, चलिए बिल्कुल रोहित राहुल यही लिखा हुआ है। ठीक है, डी को ने दोबारा निकाला है। ठीक है, एज्यूम करके कि 20 mm का रीइंफोर्समेंट है और सिर्फ 8 mm का है। ठीक है, अगर आपको वैसे निकालना है वैसे भी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी 450 मान सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, वाला चीज एक्सप्लेन करूंगा, अभी आएगा यहाँ पे। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, बी हमारा 250 आ गया। ठीक है, 250 कैसे आया हमारा, बी को मैंने बताया था कितना मानते हैं हम, D/2 टू D/3 इतना मानते हैं। ठीक है, तो इनने यहाँ पर डी की जगह डी मान लिया ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, तो ये एजम्पशन है हमारा। ठीक है, एजम्पशन है तो एजम्पशन में आपका उसको डी मानिए या ओवरऑल डेप्थ मानिए, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एजम्पशन में। ठीक है, तो सबसे पहले एज्यूम क्या करेंगे हम, डी इज इक्वल टू L/12 टू L/15 के बीच में कोई हम वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका इफेक्टिव डेप्थ मानिए इसको या फिर डी मानिए, आपके ऊपर है। ठीक है, और उसके बाद आपका विड्थ निकालना है। ठीक है, तो जो ये वैल्यू है इसको आप 2 से या 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका विड्थ आ जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ निकाला इनने फिर। ठीक है, ओवरऑल डेप्थ से इनने क्या माइनस किया, इफेक्टिव कवर, ये इफेक्टिव डेप्थ आया आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इफेक्टिव स्पैन का चेक किया इनने, क्या क्या निकाला, L0 + D और L0 + W। ठीक है, जो भी छोटा आया वो क्या बन गया हमारा इफेक्टिव स्पैन, तो वही बन गया इफेक्टिव स्पैन हमारा, 6 मीटर बन गया इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर डिजाइन लोड निकालना है, उसके लिए पहले सेल्फ वेट निकाला। ठीक है, सेल्फ वेट में क्या किया, 25 kN/m3 आपका यूनिट वेट ऑफ RCC होता है। ठीक है, IS कोड के हिसाब से। ठीक है, बताया था पेज नंबर 32 में है ये। ठीक है, ठीक है, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई किया, इफेक्टिव डेप्थ ओवरऑल डेप्थ से और विड्थ से, इससे मल्टीप्लाई किया तो यूडीएल के फॉर्म में आ गया सेल्फ वेट। ठीक है, राजीव यादव आपको, आप वीडियो को बैक कीजिएगा। ठीक है, तो मैं समझाया है कि क्लियर स्पैन -0.23 क्यू किया है हमने। ठीक है, क्लियर स्पैन के लिए हमने सेंटर टू सेंटर स्पैन से -0.23 क्यू किया है, मैंने वीडियो में बताया है। ठीक है, अब बैक करके देखिएगा। ठीक है, तो सेल्फ वेट का यूडीएल फॉर्म में आ गया। ठीक है, बाकी किसी और को अगर वो डाउट है जो अभी राजीव ने पूछा है तो प्लीज चैट पे बता दीजिए। ठीक है, चैट पे उसको बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी ने एक्सप्लेन तो किया ही है कि क्लियर स्पैन कैसे निकला था। ठीक है, चलिए, इम्पोज लोड तो आपको गिवन था 15। ठीक है, उसमें सेल्फ वेट प्लस किया तो टोटल लोड आ गया। ठीक है, चलिए, तो डिजाइन लोड में क्या करेंगे, लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। ठीक है, तो आपका डिजाइन लोड आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका डिजाइन बेंडिंग मोमेंट NU। ठीक है, ये आया था हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिमम मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड XUmax/D 0.48 होता है आपका, किसके लिए, FE415 के लिए। ठीक है, कहाँ गिवन है मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ ताकि आपको पेज नंबर याद है। ठीक है, चलिए, तो RU इज इक्वल टू, ठीक है, RU 3.45 आएगा, वैसे भी RU डायरेक्टली पता है हमको, RU इज इक्वल टू क्या होता है, 0.138 FCK, किसके लिए, फॉर FE415, है कि नहीं। ठीक है, तो इससे भी हमारा क्या आ जाएगा, 3.45 आ जाएगा RU। ठीक है, तो RU/BD² इज इक्वल टू MU, तो उससे हमारा D रिक्वायर्ड आ जाएगा। ठीक है, और हमारा एज्यूम्ड D क्या था, 450 mm, तो उससे छोटा है ये, तो इसलिए ओके, अगर छोटा है उससे तो क्या होता है वो अंडर रेंज। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद एक और स्टेप किया है, ठीक है, वो ये किया है कि समझ लीजिए कि हमने डी को मान लिया 450 mm, ठीक है, पर एग्जैक्ट डी क्या है वो तो पता होना चाहिए ना। तो हम एक चीज एज्यूम कर सकते हैं कि हमको पता है, देखिए मैं क्लियर करता हूँ सबसे पहले बात को, ठीक है। देखिए ये आपका समझ लीजिए आपका ये बीम है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर स्टील दिया आपने, ठीक है, ये स्टील दिया आपने, और इसके इर्द गिर्द आपका है शेयर रीइंफोर्समेंट, ठीक है, मान लीजिए ये आपका शेयर रीइंफोर्समेंट है, ठीक है, अच्छे से नहीं बन रहा है बट स्ट्रेट स्ट्रेट आएगा, ठीक है, ये आपको समझ लीजिए शेयर रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। तो हमने जो पहले निकाला था डी, वो था ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ कितना है हमारा 500 mm, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन में क्या किया है मैम ने, मैम ने बोला है कि एज्यूम कीजिए कि इसका जो डायमीटर है 20 mm है, ठीक है, और शियर रीइंफोर्समेंट का डायमीटर है 8 mm है, एज्यूम कीजिए। तो हम कैसे निकालेंगे फिर डी, डी कैसे निकालेंगे बताओ। देखिए नॉमिनल कवर कितना होता है बताया था मैंने आपको बीम के लिए 25 mm, है ना। तो 25 mm माइनस कर दीजिए, उसके बाद क्या माइनस कीजिए 8 mm, फिर इसका हाफ माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, सेंटर ऑफ रीइंफोर्समेंट तक, है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, डी माइनस क्लियर कवर, सीसी मतलब क्लियर कवर, माइनस डाया ऑफ स्टिरअप, ठीक है, माइनस डाया ऑफ रीइंफोर्समेंट का हाफ, ठीक है। तो इससे आपका जो डेप्थ आएगा, एग्जैक्ट डेप्थ जो आएगा वो आएगा आपका 462 mm, ठीक है। तो आप इसको भी अब तो आगे जाके जो हम एनालिसिस करेंगे उसमें आप डी को 462 भी मान सकते हो, 450 भी मान सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शनल स्टेप है, ये जो स्टेप किया है मैंने ये ऑप्शनल है, ठीक है, क्योंकि हमें अभी तो पता नहीं है ना कि इफेक्टिव मतलब आपका रीइंफोर्समेंट का डाया कितना है, ये तो पता नहीं है, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप कर दोगे तो ठीक है, वरना आप डी इज इक्वल टू 450 से भी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये स्टेप तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डी इज इक्वल टू 450 से भी कंटिन्यू कर सकते हो अपने क्वेश्चन को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आप क्या कर सकते हो, शुरुआत में भी इसको मान सकते हो, शुरुआत में भी आप 20 mm का डाया और 8 mm का सिरप मान लो, और उसको शुरुआत में डी निकाल लो, उसको डी से ओवरऑल डेप्थ से शुरुआत में निकाल लो डी को, या फिर आप सीधा एक एज्यूम कर लीजिए 40 to 50 mm का इफेक्टिव कवर, उसको माइनस कर लीजिए डी से और फिर निकाल लीजिए इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। आपके ऊपर है वो कौन सा, ये बस मैंने बता दिया है, दो तरीके हैं इफेक्टिव डेप्थ को एज्यूम करने का, एक तो है क्या 20 mm का रीइंफोर्समेंट, आपके ऊपर है क्या डाया मानना है आपको, वो मान के डी निकाल लीजिए, या फिर आप 50 mm का इफेक्टिव कवर मान लीजिए सीधा, ठीक है। चलिए कंफ्यूज मत होइएगा, अगर दूसरा स्टेप आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा है तो आप 450 से ही करिए, 450 से ही करिए आप, ठीक है। क्लियर कवर मैंने बताया था ना 25 mm का लेते हैं बीम के लिए, नॉर्मल कवर बताया था मैंने आपको, ठीक है। चलिए, since the depth of section is more than required for balanced section, the section is designed as an under reinforced section, आपको पता ही है ये चीज, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने बता दिया था आपको, स्मॉल डी निकालने का एक और फॉर्मूला है, एक और तरीका है, ठीक है। 20 mm डाया का मेन बार, 8 mm डाया का सिरप मान के हम लोग डी फिर से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर है, ऑप्शनल है, ये स्टेप आप कर भी सकते हैं, नहीं भी किया चलेगा, ओवर 50 mm से कंटिन्यू कीजिए, पूरा क्वेश्चन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। आप ये वाला अप्रोच भी कर सकते हैं, वो वाला अप्रोच भी कर सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर आपको कौन सा अप्रोच ज़्यादा सही लगता है, ठीक है। चलिए, एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर अंडर रीइंफोर्स के लिए पता ही है फॉर्मूला, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला अंडर रीइंफोर्स के लिए, ठीक है। आपको एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा इससे, ठीक है, 833 mm², ठीक है, एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या स्टेप है, इसके बाद चेक करेंगे कि ये मिनिमम रीइंफोर्समेंट से बड़ा है कि नहीं है, ठीक है। मिनिमम रीइंफोर्समेंट का फॉर्मूला क्या था, AST अपॉन BD इज इक्वल टू 0.85 अपॉन FY, ठीक है। BD को उस तरफ भेजिए तो आपका क्या आंसर आएगा इसमें, AST मिनिमम, ठीक है। तो ये जो है आपका ये वाला वैल्यू, ये ग्रेटर देन AST मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। ना हुआ तो क्या करेंगे, बताया था मैंने आपको, अगर ना हुआ तो AST मिनिमम प्रोवाइड कर दो सीधा, ठीक है। चलिए, तो 0.85 अपॉन FY इंटू BD करेंगे, ठीक है, AST मिनिमम का वैल्यू आएगा, ठीक है। चलिए, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील क्या है, ठीक है, तो देखिए मिनिमम एरिया ऑफ स्टील हमारा AST रिक्वायर्ड से कम है,
833 mm² से कम है तो ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए 833 mm² का एरिया चाहिए हमें, एरिया ऑफ सील चाहिए। ठीक है, तो हम कोई डाई अज्यूम कर लो, 20 mm का डाई अज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, 20 mm का डाई अज्यूम कर लिया, तो उसके हिसाब से कितने बार चाहिए हमें? 2.65। 2.65 प्रोवाइड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, तो कितना प्रोवाइड कर दोगे? 3 बार कर दोगे प्रोवाइड। ठीक है, 3 बार कर दोगे प्रोवाइड। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? समझ में आ गया नहीं ये स्टेप? ठीक है, बेसिक सा है। अब आपको प्रोसीजर मैंने पढ़ाया था, प्रोसीजर मैंने बताया था आपको ऐसे निकालना है, नंबर ऑफ बार्स। ठीक है, तो 3 नंबर ऑफ बार्स। ठीक है, तो एएससी रिक्वायर्ड क्या था हमारा? एएससी रिक्वायर्ड कितना था हमारा? एएससी रिक्वायर्ड था 833 mm²। ठीक है, एएससी प्रोवाइडेड कितना आया हमारा? 952। ठीक है, 2.65 रिक्वायर्ड था, प्रोवाइड किया है 3। तो ये हमारा एएससी प्रोवाइडेड आ गया, ये हमारा एएससी रिक्वायर्ड आ गया। इसी का रेशियो यूज करेंगे ना हम आगे जाके L/D में, सबको याद है ना? तो वो चेक भी करेंगे अभी। ठीक है, एएससी मिनिमम प्रोवाइड करेंगे, बता चुका हूँ यार मैं ये। ठीक है, बता चुका हूँ मैं राहुल। ठीक है, चलिए फिर डिप्रेशन के चेक करेंगे हम। डिप्रेशन के लिए क्या चेक करते हैं हम? L/D रेशियो। L/D रेशियो मॉडिफिकेशन फैक्टर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, क्योंकि एएससी रिक्वायर्ड और एएससी प्रोवाइड दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम एफएससी निकालेंगे। एफएससी और पीटी के हिसाब से हमारा मॉडिफिकेशन फैक्टर आएगा। ठीक है, चलिए एफएससी इज इक्वल टू 0.85 इंटू एफ बाई एएससी रिक्वायर्ड अपॉन एएससी प्रोवाइडेड। एएससी रिक्वायर्ड 833 था, एएससी प्रोवाइडेड क्या था? 942। वो डाल के हमारा एफएससी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने कहा था आपको इंटरपोलेशन वैसे तो कंसेप्चुअली हम नहीं कर सकते क्योंकि कर्व है के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था वो प्रोसीजर लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इंटरपोलेशन यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा क्या है? एफएससी की वैल्यू 212 और पीटी की वैल्यू क्या है? 0.8। तो 0.8 तो है यहाँ पे। ठीक है, बट 212 कर्व नहीं है। 212 कर्व कहाँ पर होगा? 190 और 240 के बीच में हो कहीं पर। तो अगर 0.8 और 190, ठीक है, अगर 0.8 और 190 हो तो कितना आता हमारा? अराउंड 1.2 टू 1.24 मान लीजिए इसको, 1.24 के के आसपास होता है। ठीक है, और अगर 0.8 और 240 होता तो कहाँ होता हमारा? यहाँ पर होते हैं हम। ये कितना आता हमारा? अराउंड 1.1 के आसपास। ठीक है, तो हमारा है कितना? 212 है हमारा। ठीक है, ना 190 है ना 240 है, 190 240 के बीच में है। तो 1.1 से लेके 1.24 इसके बीच में हमारा K2 का फैक्टर होगा। ठीक है, इन दोनों के लिए। ठीक है, कैसे करेंगे इंटरपोलेशन को बताइए इंटरपोलेशन का। ठीक है, बस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, और एफ एस सी इक्वल टू 190, K1 है 1.3, हाँ 1.35 के आसपास होगा। ठीक है, 0.8 है आपका यहाँ पर। ठीक है, ये 0.8 है, 0.8 से आप 190 पे जाएंगे, ये 190 का कर्व है, ये 0.8 है आपका, तो ये अराउंड 1.35 के आसपास होगा ये। ठीक है, उसके बाद 240 और K1 इज इक्वल टू 1.1 पे जाएंगे आप, तो 240 और 0.8, 240 और 0.8 के हिसाब से अराउंड 1.1 होगा ये वाला वैल्यू। ठीक है, अप्रॉक्स एज्यूम करा 1.1 है। ठीक है, एग्जैक्टली कब 1.1 ना हो। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आप कर सकते हैं आराम से ना, इन दोनों के बीच में आराम से इंटरपोलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इंटरपोलेशन हो गया। समझ गए इंटरपोलेशन वाला? ये स्टेप को देखिए सब लोग, कोई डाउट है इंटरपोलेशन में तो बताइए। इस स्टेप को देखिए, मॉडिफिकेशन फैक्टर के स्टेप को देखिए, आ गया ना समझ में? किसी ने डाउट नहीं पूछा, चलता हूँ आगे। ठीक है, टाइम अभी कम है हमारे पास। ठीक है, चलिए 1.24 आ गया हमारा। ठीक है, चलो L/D 20 होता है, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, मॉडिफिकेशन फैक्टर 24.8 आ गया। ठीक है, और L/D हमारा है कितना? L कितना था? 6, और D कितना था? 450, है ना? इसको 6000 मान लीजिए mm में कन्वर्ट करने के लिए, तो 6000 डिवाइडेड बाई 450, ये आ गया हमारा 13.33। ठीक है, 13.33 किससे कम है? इससे कम है ना? इससे कम है, तो डिफ्लेक्शन हमारा चेक हो गया। ठीक है, डिफ्लेक्शन इज ओके, डिफ्लेक्शन चेक ओके हो गया हमारा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 462 मान लिया यहाँ पे, ये वो रीइंफोर्समेंट के हिसाब से किया है हमने, 450 माना हुआ था। ठीक है, आप 462 से करिए, 450 से करिए, दोनों करेक्ट है। ठीक है, L/D मैक्स ये आपका इससे बड़ा है, तो हेंस ओके। ठीक है, ठीक है, जो L/D का रेशियो होता है उससे कम होना चाहिए हमारा L/D। ठीक है, अगर नहीं होता तो क्या करते? डेप्थ को हम बढ़ा देते। ठीक है, चलिए
और डिजाइन फॉर शेयर है, डिजाइन फॉर शेयर में क्या करना है, व्यू पता ही है आपको, व्यू में क्या यूज करना है, एल क्लियर, एल क्लियर यूज करना है, ध्यान रखना, ठीक है, एल क्लियर आपको यूज करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये आपका आ गया। उसके बाद हमको क्या निकालना है, टाउ वी निकालना है, टाउ वी इक्वल टू व्यू बाई बी डी, इफेक्टिव डेप्थ यूज करना है यहाँ पे, 462 यहाँ पर यूज किया है, अब 450 भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाउ वी निकाल लिया, टाउ वी इक्वल टू 0.68। इसके बाद क्या करना है हमें, टाउ सी मैक्स से कंपेयर करना है। M25 के लिए टाउ सी मैक्स क्या है, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, टेबल नंबर 19 सब लोग देखो और बताओ। हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट टाउ बी डी जो है आपका, टाउ सी मैक्स आपका है 3.2, ठीक है, 3.2 है टाउ सी मैक्स, तो 3.2 से कम है ना ये, तो इस लेस देन टाउ सी मैक्स, तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमें टाउ सी निकालना है, टाउ सी किस किस के हिसाब से आएगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट, ठीक है, इन दोनों के हिसाब से आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर पीटी 0.8% एंड M25, ठीक है, ये इनने क्या किया है, फिर से इंटरपोलेशन किया है। इंटरपोलेशन तो मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आ गया इंटरपोलेशन, समझ में आ गया है ना इंटरपोलेशन, ठीक है। आपका इंटरपोलेशन ने किया है किस चीज के बीच में किया है, 0.8 और 0.75 के बीच में किया है, ठीक है, ठीक है। चलिए इंटरपोलेशन में आ गए सबको, ठीक है। टाउ सी मैक्स 3.1 लिखा हुआ है, 3.2 होता है वैसे, 3.1 यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई नहीं, 3.1 ही मान लो, फिर भी 3.1 से तो कम ही है। टाउ बी हमारा, ठीक है, टाउ बी आ गया, टाउ सी आ गया। इसके बाद क्या करना है हमें, वी यू एस निकालना है, वी एस का फॉर्मूला पता, सबको सबको पता है वी यू एस का फॉर्मूला, ठीक है। टाउ बी ग्रेटर देन टाउ सी, इसलिए हमें शेयर इन्फोर्समेंट चाहिए, ठीक है। वी यू एस इक्वल टू वी यू माइनस टाउ सी बी डी, ठीक है, टाउ सी इंटू बी, और डी 462 माना है, यहाँ पे 450 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 450 मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए वी यू एस आ गया, वी यू एस के साथ क्या करना है हमें, वी यू एस इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस बी, शेयर इन्फोर्समेंट का एरिया, इंटू डी इफेक्टिव डेप्थ अपॉन एस बी स्पेसिंग, ठीक है। तो ये क्या मानेंगे, हम मानेंगे 8 mm सिर्फ 2 लेग, ठीक है, ये मानते थे। इसका एरिया कितना आता था, 5/4 इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 2, 2 लेग है इसलिए कितना आएगा एरिया, 100.5, ठीक है, ठीक है। यूएस पता है 115.1 किलोमीटर आया हमारा यूएस, इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो आपका स्पेसिंग आ जाएगी, है कि नहीं। चलिए देखते कितनी आती है स्पेसिंग, ठीक है, स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट, उसी में यूएस के नीचे भेज दिया, एसबी को ऊपर भेज दिया, एसबी आ गया, ठीक है। तो देखिए स्पेसिंग बहुत ज्यादा आ गई है, 1456 mm। तो अगर सबको, अगर वो याद है, वो स्पेसिंग के चेक करते थे हम 3-4, सबको पता होगा कि ये स्पेसिंग 100 वन 1456 तो नहीं दे सकते हम स्पेसिंग, ठीक है, चेक करेंगे अभी पता लग जाएगा उससे, ठीक है। चलिए सब लोग देखिए इसको याद, ठीक है। मैक्सिमम स्पेसिंग एज पर मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट का फॉर्मूला क्या होता था, सबको याद है, ए एस वी अपॉन बी एस वी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.40 अपॉन 0.87 एफ वाई, ठीक है। ये मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट का क्लॉज था, लेकिन सबको याद है ना ये क्लॉज, ठीक है। तो इसके साथ स्पेसिंग जो आई है आपकी आई है 362 mm, ठीक है। और उसके बाद दो और चेक्स थे हमारे, हमारा वर्टिकल सिरप है तो 0.75 डी या फिर 300 mm, ठीक है। तो क्या क्या आया हमारा, पहला आया 1456 mm, फिर हमारा आया 362 mm, फिर हमारा आया 346.75 डी के हिसाब से, ठीक है। और फिर हमारा आया 300, तो किस पे प्रोवाइड करेंगे, 300 mm पे प्रोवाइड कर देंगे हम, ठीक है, इतनी स्पेसिंग लिखेंगे हम, ठीक है। थ्रू आउट द बीम मान लिया है हमने, ठीक है, थ्रू आउट द बीम इसे प्रोवाइड करेंगे। वैसे हम स्पेसिंग वेरी कर सकते हैं, आपको पता है ना, शेयर कम होता है हमारा मिड स्पैन में जाके, तो स्पेसिंग हम वहाँ पे वेरी कर सकते हैं, बट नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, थ्रू आउट ये रखेंगे हम, ठीक है। क्योंकि वैसे भी 300 mm से ज्यादा, 300 mm से ज्यादा तो स्पेसिंग हम दे नहीं सकते, है ना, कोई भी कंडीशन हो, तो जब हम दे ही रहे हैं मैक्सिमम स्पेसिंग पे, तो उससे ज्यादा स्पेसिंग दे नहीं सकते, तो क्या फायदा उसको वेरी करने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक और लिंक बनाता हूँ, ठीक है, बस एक और सेशन है ये, क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बाकी है, बस 1 ही मिनट बाकी है हमारे पास टाइम,
ठीक है, एक और सेशन देता हूँ मैं आपको बस, ठीक है। नहीं तो सेशन लूँ नहीं लूँ, एक पेज का बाकी है अभी, एक पेज का क्वेश्चन बाकी है अभी है। तुम्हारी क्लास तो नहीं है 11:30 को? चलो ठीक है फिर, एक काम करो, पेज नंबर 119 में, पेज नंबर 119 तक पहुंच चुके हैं हम, ठीक है। तो इसके बाद आपको शेयर के लिए चेक करना है, शेयर के चेक कर चुके हैं हम, ठीक है। शेयर के बाद बस डेवलपमेंट लेंथ का चेक और करना है इसमें, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ का चेक करके फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो शेयर तक पहुंच पहले गए थे किया हम था। लोग, ठीक है, शेयर हो गया था हमारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए शेयर के बाद हमारा डेवलपमेंट लेंथ का चेक है लास्ट में, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ के चेक में क्या करना होता है बेसिकली, एल नॉट प्लस एम यू बाई वी ग्रेटर देन इक्वल टू एल डी, ये चेक करना है हमको, ठीक है। एम यू के लिए हमें मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस चाहिए, क्या होता है ये, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कहाँ पे, सपोर्ट पे, एट सपोर्ट, ठीक है। तो हमने कितना प्रोवाइड किया है एएसटी प्रोवाइड किया था हमने 942 mm²। तो हम मानेंगे कि पूरा का पूरा सपोर्ट पे चला गया, ठीक है, हमने कोई कटेलमेंट नहीं करी, कुछ नहीं करी, ठीक है, पूरा वो सपोर्ट पे चला गया। तो एमयू कैसे निकालते हैं हम उसमें, 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू, है कि नहीं। एक्स यू कहाँ से आएगा, देखिए 0.36 बी इंटू एफ सी के इंटू एक्स यू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी, ठीक है। ए एस टी पता है, एफ वाई पता है, डी पता है हमारा 250, ठीक है। एफ सी के पता है, एक्स यू आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा एक्स यू फटाफट देखो, एक्स यू कितना आएगा, 0.87 एफ वाई है 415 इंटू ए एस टी कितना 942 डिवाइडेड बाई 0.36 डिवाइडेड बाई 250, ठीक है, डिवाइडेड बाई एफ सी कितना है 25। तो हमारा एक्स यू आ जाएगा हमारा 151, ठीक है। वैसे आप इसको एक्स की लिमिटिंग चेक भी कर सकते हो कि एक्स की लिमिटिंग से कम है कि नहीं, वैसे उससे कम ही आएगा, ठीक है। तो कोई चिंता मत कीजिए, फिर भी हम चेक करने के लिए वो बोल देते हैं एक्स की लिमिटिंग कितना होगा, 0.48 इंटू डी, है कि नहीं, डी कितना है हमारा 450, तो ये है 216, ठीक है। वैसे भी हमारा 216 से कम ही आया है एक्स, ठीक है, तो वो ठीक है, ठीक है। इसको आप इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो हमारा एम यू जो है, एम यू मतलब मोमेंट रेजिस्टेंस एट सपोर्ट, ठीक है, मोमेंट रेजिस्टेंस एम आर है, ठीक है, एट सपोर्ट कितना आ जाएगा, एट सपोर्ट मतलब ए एस टी हमारा जितना था हमने पूरा वो सपोर्ट में लेके गई, कोई कटेलमेंट नहीं करी हम, ठीक है। तो ये आ जाएगा अराउंड आपका 135 135.8 इसके आसपास आएगा आपका, ठीक है, एम यू, ठीक है। एम यू आ गया, अब हमें निकालना है वी यू भी कहाँ है, सपोर्ट पे। तो वी यू कितना होगा हमारा, डब्ल्यू यू इंटू एल क्लियर, ठीक है, याद रखना एल क्लियर होता है हमेशा वी यू अपॉन 2, कितना होगा, डब्ल्यू यू कितना था हमारा, डब्ल्यू यू था हमारा 27.2, सबको याद है 27.2, एल क्लियर कितना था 5.77, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ये हमारा आ जाएगा 78.47, 78.472 किलो न्यूटन, ठीक है। ये आ गया एम यू, ये आ गया बी यू, ये आ गया एम यू, ठीक है। और एल नॉट अभी मान लीजिए कि जीरो है, ठीक है, अभी आप एल नॉट की फिक्र मत कीजिए, बाकी आप एल नॉट आप रेज्यूम भी करते हैं, एल नॉट कितना होगा हमारा बताइए। मानिए कि हमने कोई हुक नहीं दिया, ठीक है, मान लीजिए कि कोई हुक नहीं दिया हमने, तो कितना होगा एल नॉट हमारा उतना होगा जितना हमने सपोर्ट के आगे ले गए हैं, ठीक है। तो ये सपोर्ट का वेट कितना है हमारा 230 mm, ठीक है। और हमें यहाँ पे हमें क्लियर कवर भी देना 25 mm का। एल नॉट कितना होता है सपोर्ट के आगे, सपोर्ट के मिड का है कितना गया है वो, ठीक है। तो ये हो गया एल नॉट, क्लियर कवर भी देना है कितना होगा एल नॉट 230/2 माइनस 25 क्या है हमारा क्लियर कवर, ठीक है। 230/2 माइनस 25 कितना हो जाएगा 90 mm हो जाएगा एल नॉट, ठीक है। कितना हो जाएगा 90 mm, ये हो गया हमारा एल नॉट, ठीक है। तो एम यू कितना आया था, एम यू आया था हमारा 135.8 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया एम यू को मैंने। और वी यू कितना आया था 78.5 किलो न्यूटन, तो न्यूटन में कन्वर्ट कर दीजिए उसको, ठीक है, इंटू 10⁻³ प्लस एल नॉट कितना है 90 mm, ठीक है। ये आ गया एम यू अपॉन वी प्लस एल नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये सब लोग निकालिए 135.8 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई 78,500 प्लस 90,
ये आ गया आपका 1819, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 1819 mm, ठीक है। इसके बाद क्या चेक करना है आपको, एक बार चेक करना है कि एल डी से कम है कि नहीं। एल डी का वैल्यू क्या है, 0.87 FY इंटू डाया अपॉन 4 टाउ BD, ठीक है। पर ये तो HYSD बार है ना, ये कौन सा बार है, HYSD बार है, तो इंटू 1.6 भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गया, 0.87 इंटू FY कितना है 415, डाया क्या है 20 डिवाइड बाई 4, टाउ BD क्या है, टाउ BD आप देखेंगे आपका टाउ BD 1.6 आएगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा IS कोड में टाउ BD 1.4 है आपका टाउ BD, ठीक है। फिर इंटू 1.6 भी करेंगे तो आपका एल डी की वैल्यू आ जाएगी 806 mm, ठीक है। एल डी इससे कम है ना, एल डी इससे कम है, ठीक है। वॉट डज इट इम्प्लाई, एल डी इज लेस देन MU/V प्लस L0, है कि नहीं। तो ये चेक भी हमारा ओके है, ठीक है, ये चेक भी हमारा ओके है, ठीक है। सबको समझ में आ गया एल डी का, तो थोड़ा जल्दी कराया मैंने क्योंकि तुम्हारी क्लास भी है, ठीक है। देखो मोमेंट रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, 0.87 FY इंटू AST इंटू डी माइनस 0.42 XU, ठीक है। XU कहाँ से निकलेगा आपका, 0.87 FY इंटू AST अपॉन 0.36 B इंटू FCK, ठीक है। इससे आपका XU आ जाएगा, XU से आपका मोमेंट रेजिस्टेंस आएगा कहाँ पर, तो ये इसको आप यहाँ पे डालना है MU में, ठीक है। MU है M1 जो भी इसको मान लीजिए आप, ठीक है, उससे आपको LD चेक करना है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। इनने एल नॉट को 0 मान लिया सीधा, ठीक है, 0 ही मान सकते हो आप, बाकी आप 90 mm मान सकते हो, जैसे समझाया आपको 90 mm मान लो, एल नॉट को 0 मान लो, जो भी आपकी इच्छा है, ठीक है। और आवाज़ आ रही है मेरी, एक्चुअली यहाँ पे कनेक्शन लॉस हो गया है, चैट बता देना अगर आवाज़ आ रही हो तो, ठीक है। चलो ठीक है यार, खत्म हो गया वैसे, आपको बता तो दिया है मैंने, ठीक है, बता तो मैंने आपको दिया ही है, ठीक है। बाकी मेरे यहाँ पे जो लाइट चली गई है इसलिए यहाँ पे आपको नेट नहीं कनेक्शन आ रहा होगा, ठीक है। एल नॉट आपके ऊपर है यार, जो आपको एल नॉट की वैल्यू लेनी है आप ले लीजिए, ठीक है। मैंने हुक्स नहीं माना है, मैंने माना है कि हुक्स है ही नहीं, ठीक है। अगर आपका M1/VU प्लस एल नॉट एल डी से बड़ा नहीं आता तो आप कुछ भी उसको एल नॉट को मान लीजिए, ठीक है, एल नॉट को बढ़ा लीजिए हुक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है। चलिए राजीव यादव, जो भी कंफ्यूजन है आपका वो कंफ्यूजन ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने बहुत बार कराया है, ठीक है। आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए जो आप बोल रहे हो, ठीक है। आप फिर से चेक कीजिए, सेम टू सेम वही चीज़ आएगी, ठीक है। क्या कंफ्यूजन है बताइए, क्या कंफ्यूजन आ रही है आपको। ठीक है, आप BMU के क्वेश्चन से निकालिए, किसी भी क्वेश्चन से निकालिए, सेम ही आना चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है आपका फॉर्मूला तो सेम आना चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें। क्या दिक्कत है बताओ। क्या था ब्रैकेट के अंदर में बताइए। मैंने आपको सिंपली ये फॉर्मूला लिखा है, 0.87 FY इंटू AST इंटू 1 - 0.42 XU, ठीक है। अब XU की वैल्यू, एक मिनट, हाँ मैं आपको बताता हूँ पूरा अच्छे से, ठीक है। देखो ये आपको डाउट नहीं आना चाहिए, मैं काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये चीज़। 0.87 FY
इंटू ए एस टी 1 माइनस 0.42 एक्स यू, ये होता है, ठीक है। एक्स यू की वैल्यू क्या होती है आपकी 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी, ठीक है, अपॉन 0.36 बी इंटू एफ सी के, ठीक है। इसको आप जब यहाँ डालोगे तो वही चीज़ बन जाएगी, तो इक्वेशन की आप बात कर रहे हो। 0.42 इंटू 0.87 करोगे, उसको डिवाइड बाई 0.36 करोगे तो 1 के आसपास ही आएगा वो, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे, बताओ, समझे? समझ गए ना? एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं बहुत बार ये, राजीव वाला अरे ये बोल रहे हो क्या? अच्छा सॉरी यार, सॉरी, ठीक है ठीक है। अब डी यहाँ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डी यहाँ मान लीजिए आप, ठीक है। कॉमन ले लो डी को, क्या दिक्कत है, कॉमन ले लो। डी को मत कॉमन लो, डी को अंदर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई गलती हो गई होगी मुझसे, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें आप एक्स की वैल्यू ये डालेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, उसको फिर एक्स में डालेंगे, उसके बाद आपका मोड रेजिस्टेंस आ जाएगा M1 की वैल्यू, ठीक है। समझ गए ना? चलिए, बिल्कुल यार, बिल्कुल, ठीक है। एल नॉट की वैल्यू, एल डी की वैल्यू सेटिस्फाई हो गई हमारी। एल डी के बाद हमारा फिर ये डिजाइन है आपका, ठीक है, ड्राइंग कैसे करनी है आपको, ठीक है। ठीक है, ये आपकी ड्राइंग है, ड्राइंग में कुछ समझ में नहीं आया तो बता देना, ठीक है। देखो ये आपके फिर, ठीक है, ये आपका ओवरऑल डेप्थ था, ये आपका विड्थ था, ठीक है। ये 3 बार प्रोवाइड किए थे एएसटी के लिए, ठीक है। और ये 2 लेग, ये स्टीयर के लिए था हमारा, ठीक है, ठीक है। सेंटर ऑफ सपोर्ट से लेके सेंटर ऑफ सपोर्ट तक आपका ये है आपका, ठीक है, ठीक है। 6 मीटर का लेंथ था, ठीक है। समझ में आ गया ड्राइंग ना? तो आखिरी ड्राइंग जब मैम पढ़ाएंगे तो कोई कंफ्यूजन मत बताना उसमें कि हमें सिर्फ नहीं पता, हमें स्पेसिंग नहीं पता, सब समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। चलिए क्लास एंड करता हूँ बेटे, तो लंबी चल गई आज की क्लास, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आज बहुत बड़ा क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। कोई भी डाउट है क्वेश्चन बता देना, नेक्स्ट क्लास में फिर से ले लेंगे डाउट्स को, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना यार, ठीक है। जितना भी कुछ मैंने डे 1 से पढ़ाया है सब कुछ यूज हो गया इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो क्लास को एंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो बाय बाय।